नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। जैसा कि हम सब दोस्तों बिहार या स्टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें हम सब कवर करेंगे आई टाइप टीचिंग से जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको कवर करेंगे, अन्य दक्षता से जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको कवर करेंगे। टोटल मिला के आज हम सब 50 क्वेश्चन के कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं यस्टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि दोस्तों जो यस्टेट का आपका एग्जाम होता है आई टाइप टीचिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपके क्वेश्चन तर्क आधारित क्वेश्चन होते हैं। जिस बच्चे की सोचने की क्षमता तीव्र होती है, तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है, वह बच्चा 30 में 30 क्वेश्चन को सही कर जाता है। इसलिए क्वेश्चन को रटिए नहीं कि क्वेश्चन को हम रट लें पास हो जाए। क्वेश्चन को रटना नहीं है बल्कि उसकी लैंग्वेज को समझिए, कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। और अगर हम सब क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। यह चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। अन्य दक्षता से बात करें तो अन्य दक्षता में आपके मैथ से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर हम सब जीएस की बात करें तो जीएस में भी 5 क्वेश्चन आते हैं और ईवीएस पर्यावरण से भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक को मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 16/9/2020 में जो आपका यस्टेड हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। हम सब डेली दोस्तों आप सबके लिए 6 बजे डेली क्लासें ला रहे हैं जो कि आपके सिर्फ यस्टेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही क्लास रहती हैं। अगर हम सब इस क्लास की पीडीएफ की बात करें तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा था दोस्तों, किसकी बात करें, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ सीखते हैं? ऑप्शन है, क्या स्किनर ने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था, या फिर पियाजे ने कहा था, या फिर बैट ने कहा था? इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए सीखते हैं। पियाजे का सिद्धांत का नाम भी आप जानते रहिए। इनके सिद्धांत का नाम है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस चीज़ को जानते रहिए क्योंकि इससे आपके मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अनुवांशिकी, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है संवेगात्मक एक व्यक्तिगत, या फिर लास्ट ऑप्शन है वातावरण अनुवांशिकी। व्यक्तिगत भिन्नता किसके कारण होती है? तो इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा। व्यक्तिगत भिन्नता किसके कारण होती है? वातावरण अनुवांशिकी के कारण होती है। इसमें वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो आपका अनुवांशिक है हेरिडिटी, यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप जानते रहिए कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है इन सभी की वजह से होती है। इसे हम सब कहते हैं ना, हर बच्चे का सोचने की क्षमता एक जैसे नहीं होते। जुड़ा हुआ बच्चा रहेगा तब भी उसकी सोचने की क्षमता अलग अलग रहेगी दोनों को। इस चीज़ को जानते रहिए कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्यक्रम के चयन में, सेकंड ऑप्शन है उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में, थर्ड ऑप्शन है अनुशासनहीनता को रोकने में, या फिर यह सभी। किसकी बात करें? शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। किस लिए आवश्यकता है? तो आप कहेंगे यह सभी के लिए आवश्यकता है। शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया बालक की क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा संबंधी व्यवस्था की जाती है। यह पाठ्यक्रम के चयन में भी शैक्षिक निर्देश की ज़रूरत है, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में भी, अनुशासनहीनता को रोकने के लिए भी जरूरी है। इसलिए इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रीय विद्यालयों के द्वारा, मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दूरस्थ शिक्षा किसके द्वारा संचालन होता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। मुक्त विश्वविद्यालय जो होते हैं उनके द्वारा दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था किया जाता है। देखिए थोड़ा सा दूरस्थ शिक्षा की बात आपको हम बताते हैं। दूरस्थ शिक्षा
शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षक को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रणाली अध्ययन तथा शिक्षण तौर तरीके तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं को समझ। देखिए, सबसे अगर हम सब इसे सरल शब्दों में समझे, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने इंटर किया, इंटर करने के बाद आपको कोई जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद अब आपको इससे अदर कोई वैकेंसी में भी फॉर्म भरना है, वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मांगा है कि उसमें आप ग्रेजुएशन पास रहेंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो फिर आप रेगुलर ग्रेजुएशन कर नहीं पाएंगे, फिर आप करेंगे प्राइवेट ग्रेजुएशन करेंगे। प्राइवेट करने के जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसमें आपको क्लास लेना नहीं ज़रूरत है, एग्ज़ाम के टाइम आपको पहुंचना है, बाकी क्लास लेना कंपलसरी नहीं होता है। उसे हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं जो प्राइवेट किया जाता है। इसमें दोस्तों जो मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा इसे कराया जाता है। ऑप्शन ओपन यूनिवर्सिटीज़, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पाठचर्या विकास के सिद्धांत हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जीवन से संबंधित होने का, सेकंड ऑप्शन है उपयोगिता, थर्ड ऑप्शन है विविधता और लचीलेपन, या फिर लास्ट है यह सभी। पाठचर्या विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें ये सभी ऑप्शन सही हैं। पाठचर्या में जीवन से संबंधित होना चाहिए होने का दोस्तों पाठचर्या, उपयोगिता होना चाहिए, विविधता और लचीलापन भी होना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन आपके पास तो हैं, तो और इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें आपको बताना है एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन है लैटिन भाषा से लिया गया है, या फिर ग्रीक भाषा से लिया गया है, स्पेनिश भाषा से लिया गया है, फिर जापानी भाषा से लिया गया है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। जो एजुकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। इस चीज़ को आप जानते रहे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है बन सकता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। कथन है, किसने कहा था दोस्तों? क्रिस्टलाजी ने कहा था, कांट ने कहा था, विवेकानंद ने कहा था, या फिर टैगोर ने कहा था? यह दोस्तों कहा किसने था? यह दोस्तों क्रिस्टलाजी ने कहा था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका था? यह क्रिस्टोलॉजी के द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से सही नहीं जुड़ा है दोस्तों? ऑप्शन है निरक्षरता का उन्मूलन, सेकंड ऑप्शन है शिक्षा का बाजारीकरण, थर्ड ऑप्शन है सतत शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। इसमें जो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है, शिक्षा के कार्यक्रम से जो नहीं जुड़ा हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट अगर हम सब बात करें तो निरक्षरता का उन्मूलन यह जुड़ा हुआ है दोस्तों। शिक्षा का बाजारीकरण यह नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका बी तभी सही लग रहा है, लेकिन सतत शिक्षा भी जुड़ा हुआ, शिक्षा का सार्वभौमिक यह भी जुड़ा है। तो ऑप्शन इसमें बी आपका ही गलत है, और गलत ही पूछा गया है तो आपका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसकी बात करें? आदर्शवादी शिक्षा का। ऑप्शन फर्स्ट है आत्मानुभूति, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक विकास, थर्ड ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का सृजन, लास्ट ऑप्शन है व्यवहारिक होना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आत्मानुभूति। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति है, जो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है या अनुभव के मानसिक या आध्यात्मिक घटकों पर बल देता है और भौतिक अस्तित्व का धारणा का त्याग करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। करें माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंदो, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद। ये दोस्तों लिखी गई किसके द्वारा? माई टूथ के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। किसने है दोस्तों? इसमें महात्मा गांधी जी हैं। यह दोस्तों क्या है? यह पुस्तक सत्य के प्रयोग पर आधारित है। किसके? सत्य के प्रयोग पर आधारित है, जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर।
शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जीवन की गुणवत्ता, सेकंड ऑप्शन है मानव गरिमा, थर्ड ऑप्शन है भावात्मक समाकलन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से यह सभी। तो शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? जीवन की गुणवत्ता आप कहेंगे तो समझा ही जाता है कि जीवन की गुणवत्ता होना चाहिए। इसके बाद मानव गरिमा, यह भी सही है। भावात्मक समाकलन, यह भी सही, इसलिए इसमें सभी आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। करें प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द हैं? आदर्शवादी हैं, प्रकृतिवादी हैं, प्रयोजनवादी हैं या फिर यथार्थवादी हैं? प्रकृति की ओर लौटो तो यह दोस्तों ऑप्शन बी सही है, प्रकृतिवादी। किसके शब्द हैं? या प्रकृतिवादियों के शब्द हैं। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। समाज का क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक संबंधों का जाल, सेकंड ऑप्शन है लोगों का समूह, थर्ड ऑप्शन है सामान्य लोग, लास्ट ऑप्शन है राष्ट्र। समाज का क्या अर्थ होता है? देखिए, समाज का जो अर्थ होता है इसके आप खुद से समझने का प्रयास करिए। सामाजिक संबंधों का जाल, क्या ये सही है? आप कहेंगे सही है। लोगों का समूह, देखिए इन दोनों में बहुत अंतर है। लोगों का समूह भी आप कहेंगे लोग रहेंगे तभी तो समाज होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सही क्या अभी तक कौन लग रहा है? सामाजिक संबंधों का जाल, यह भी सही है। सामान्य लोग या नहीं, राष्ट्र नहीं हो जाए। इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको हमने शुरू में बताया कि जो ऑप्शन आपके सबसे ज़्यादा सही होंगे वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन चारों सही रहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सही है वही आपका राइट आंसर होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, कब पड़ेगा? विद्यार्थियों में, पृथक्करण में या फिर सेकंड ऑप्शन है समाज का आधुनिकीकरण में, थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक हमला या फिर लास्ट ऑप्शन है अधिगम स्तर में वृद्धि। तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, कब पड़ेगा? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम स्तर में वृद्धि। जब हम अधिगम स्तर में वृद्धि करेंगे तभी तो छात्रों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन इसमें देखिए पृथक्करण अलग करना तो है नहीं, जो ऑप्शन नहीं हो सकता सामाजिक आधुनिकीकरण, यह भी नहीं। ऑप्शन इसमें डीज करें अधिगम स्तर में वृद्धि। ऑप्शन प्रभाव तकनीकों को क्या प्रभाव से क्या होगा, उसमें उसके अधिगम स्तर में वृद्धि होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। ऑप्शन इसमें डीज करेक्ट आंसर। शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षा सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है, सेकंड ऑप्शन है शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, लास्ट ऑप्शन है व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा कह रहे हैं इसमें समाजशास्त्र का, शिक्षक को समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही होगा। स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्कूल वासी समाज में से आते हैं, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है स्कूली बच्चों का आयु स्तर कम होता है, थर्ड ऑप्शन है उसके लिए बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं, लास्ट है स्कूल समाज द्वारा स्थापित होता है। देखिए कह रहे हैं स्कूल को एक लघु समाज माना जाता है, क्यों लघु समाज माना जाता है उसको आपको बताना है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है सी सही होगा, स्कूली बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, समाज में बड़े होते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, इसीलिए माना जाता है जो विद्यालय है लघु समाज है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है शिक्षित जनता, ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय भावात्मक एकता, लास्ट ऑप्शन है गरीब उन्मूलन। कह रहे हैं भारतीय लोकतंत्र सफलता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब आप खुद से सोचिए कि क्या हो सकता है, जब शिक्षित जनता होगी तभी तो दोस्तों अच्छा देश बनेगा, अच्छा लोकतंत्र बनेगा, तो यह शिक्षित जनता। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आप वर्ग कक्षा में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करके, या फिर
थर्ड ऑप्शन है सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके, या फिर लास्ट ऑप्शन है ये सभी। देखिए आप करें, आप वर्ग कक्षा में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे, ये सभी आपको करना है। विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए दोस्तों, अवसर बच्चों को देना चाहिए। विद्यार्थियों को शैक्षिक रूप में स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, यह भी कहना चाहिए। सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम को भी करना चाहिए। तो यह भी ऑप्शन सही है, यह सभी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटक क्या है? ऑप्शन है टेलीविजन है, धर्म है, भाषा है, शिक्षा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा है दोस्तों। समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटक क्या है? तो दोस्तों एजुकेशन से दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा है? ऑप्शन है व्यक्ति है, परिवार है, सामाजिक समूह है, जनजातियां हैं। करें मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा है? मानव समाज की जो मूलभूत इकाई है इनमें से कौन सी आपको बताना है? व्यक्ति है, परिवार है, सामाजिक समूह है, जनजातीय समूह है। तो राइट आंसर है फैमिली। जो मूलभूत इकाई कौन सी है दोस्तों? फैमिली, परिवार। ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर। भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? किसकी बात करें? सामाजिक परिवर्तन में कौन सा बाधक है? जातीयता, जात, वर्ग, यह सभी। आप कहेंगे ये सब जो मानव समाज में परिवर्तन के बाधक ये सभी होते हैं दोस्तों। लोग अपने जात को लेकर परेशान रहते हैं, जात, वर्ग, ये सभी जिम्मेदार हैं परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के लिए बाधक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1990 में, 1994 में, 1998 में, या फिर 1996 में। इसकी शुरुआत दोस्तों 1994 में हुआ था। ऑप्शन इसमें जो सही है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, क्या मूल्यवान है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। देखिए दो ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, उसे आप तुरंत काट के हटा दीजिए। देखिए जो ऑप्शन नहीं होगा पहले आप उसे काटते जाइए। जैसे उसकी नौकरी नहीं, उसकी गरिमा नहीं, छात्रों का विश्वास। आप कहेंगे तो सही लग रहा है, छात्रों का विश्वास तो जरूरी है, सबसे मूल्यवान है, लेकिन उसकी शिक्षण के प्रति आस्था, वह दोस्तों पढ़ाने में कैसा है, वो पढ़ाने के लिए एकदम पढ़ाने के लिए रुचिकर है, ऐसा है कि नहीं है। अगर टीचर पढ़ाना ही नहीं चाहे, आके छात्रों का विश्वास जीत ले, बच्चों को कुछ बताए ही ना, पढ़ाए ही ना, तब भी तो नहीं सही है। कुछ टीचर होते हैं छात्रों को बहका के उनको अपने फेवर में कर लेते हैं, ऐसा नहीं। उसके शिक्षण के प्रति रुचि कैसी है, उसकी आस्था जो है, यही आपके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? किशोरावस्था आपको अवस्थाएं आपको हम बताएंगे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इन सब अवस्थाओं के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, अच्छे से बताएंगे कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था कब से कब तक होता है, बाल्यावस्था कब से, किशोरावस्था, इन सब के बारे में बताएंगे हम। तो इनमें में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तेज शारीरिक विकास, अस्वस्थ तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय, सेकंड थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक विपरीत, लिंग में अधिक रुचि, या फिर लास्ट है अधिक संवेदनशील। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक, एक मिनट, किशोर जो नहीं है, किशोरावस्था के जो नहीं है उसको आपको बताना है ना। किशोरावस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है, सही है। अस्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय, यह नहीं होता है दोस्तों। अस्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय नहीं, इस उम्र में बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अपने आप हम जो सोचता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, अपने आप में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लगता है। इस प्रकार की चीज़ें किशोरावस्था में बच्चों को देखने को मिलती है। प्राकृतिक विपरीत, लिंग में अधिक रुचि, हाँ यह भी होता है दोस्तों। बच्चा इस उम्र में जो है इन सब चीज़ों में पड़ जाता है। डी ऑप्शन है अधिक संवेदनशील था, वह बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा, दोस्तों के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस तरीके से
बच्चों में देखने को मिलता है किशोर अवस्था में। ये सभी पॉइंट है, लेकिन बी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इड अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है? फ्रायड के, पियाजे के, कोहलबर्ग के या फिर एरिक्सन के? एरिक्सन नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा होगा, एरिक्सन के। यह दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों फ्रायड के संबंधित है। इड अहम परा अहम, एक मिनट, हाँ इसमें ऑप्शन ए सही है। इड अहम परा अहम सिद्धांत फ्रायड के मानव स्वभाव के सिद्धांत से संबंधित है। इसका अंतर्हित ऑप्शन इसमें ए इज राइट आंसर। मानसिक आरोग्यता का अर्थ है, मानसिक आरोग्यता का क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना। सेकंड ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय। थर्ड ऑप्शन है मानसिक असंतुलन को रोकना। लास्ट ऑप्शन है ये सभी। मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या है? तो इसमें जो मानसिक आरोग्यता का अर्थ है यह सभी होते हैं दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना यह भी होता है, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय यह भी होते हैं, मानसिक असंतुलन को रोकना यह भी होता है। यह ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? अब देखिए जो ऑप्शन गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है संतुलित एकीकृत एवं समन्वित विकास। सेकंड ऑप्शन है वास्तविकता की स्वीकृति। ऑप्शन सी है सेखी बघाड़ना, नियमित दिनचर्या। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब खुद ही बता सकते हैं जिसमें सेखी बघाड़ना मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है, तो सेखी बघाड़ना ऑप्शन सी आपका गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। करें प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है कौन सा है? ऑप्शन हम देखते हैं। शिक्षक का अनुशासन। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक छात्र वार्ता। लास्ट ऑप्शन है समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना। इसमें जो करें प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? देखिए शिक्षक का अनुशासन, इसमें शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्व, अनुशासन तो आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के खिलाफ जो भी ऑप्शन चाहे आपका गलत ही होगा। शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान, इसमें प्रभावी शिक्षण की बात कर रहे हैं। चलिए अभी इसको हम रोकते हैं, लेकिन शिक्षक छात्र वार्ता, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना, जो सबसे राइट आंसर होगा शिक्षक छात्र वार्ता। अभी बच्चों से आप इंटरेक्ट ना हो, बच्चों को आप आए ब्लैक बोर्ड पे अपना पाठ्यक्रम पूरा करके चले जाइए, क्या बच्चा सीखेगा? नहीं। बच्चे से जब आप इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, तभी तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। इसलिए ऑप्शन इसमें सी करेक्ट आंसर। शिक्षकों का मुख्य दायित्व है, क्या दायित्व है? ऑप्शन फर्स्ट है तैयार पाठ्य योजना के अनुसार पढ़ाएं। सेकंड ऑप्शन है यथा संभव गतिविधि का प्रयोग करें। थर्ड ऑप्शन है कड़े अनुशासन का पालन करें। या फिर लास्ट ऑप्शन है छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दें। शिक्षकों का मुख्य दायित्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए इसमें जो सबसे सटीक आंसर है छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उन्हें सीखने का अवसर देना चाहिए। बच्चों को जब हम अवसर देंगे तभी तो बच्चा सीखेगा। आप उन्हें तैयार पाठ्य योजना के अनुसार हम तैयार करके आएँ, पढ़ा दें, बच्चा कुछ पूछे हम उसे डांट के बैठा दें, क्या ऐसा बच्चा सीखेगा? पहला तो होगा ही नहीं। यथासंभव गतिविधि का प्रयोग करें, जो यथासंभव जो पॉसिबल है वही आपको गतिविधि करना चाहिए, सब नहीं, यह भी आपका गलत हो जाएगा। कड़े अनुशासन, कड़े शब्द आपका ऐसे नेगेटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन इसमें डी ही आपका राइट आंसर है। व्यक्तित्व के विकास में खाली जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसने, कौन निभाता? अनुवांशिक वातावरण, अनुवांशिक वातावरण या फिर परिस्सा। तो इसमें आपको हमने शुरू में बताया था कि अनुवांशिक और वातावरण ही आपका राइट आंसर होगा। यह सभी दोनों व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया, यह निर्धारक है। ऑप्शन हम देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें भाषा की अच्छी समझ है, उसने जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया, वह जेंडर बायस हैं, या फिर मान्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए उसने कहा क्या था, उसने कहा कि चेयरमैन के बदले उसने चेयरपर्सन के रूप में
चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया। अब देखिए चेयरपर्सन संबोधित किसके लिए किया जाता है, चेयरमैन और चेयरपर्सन दोनों में अगर आप थोड़ा सा अंतर जानेंगे तभी समझ पाएंगे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी, उसने जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया। आप कहेंगे कैसे जेंडर फ्री का भाषा, चेयरमैन चेयरपर्सन, देखिए अब चेयरपर्सन में बोल दिया, अब उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों हो सकते हैं। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जेंडर फ्री लिंग भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। चेयरमैन चेयरपर्सन बोलने पे दोनों लोग उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, अब चाहे जो हों। हम जेंडर नहीं चल, जैसे अभी हम बच्चों बोले, बहुत सारे बच्चे हैं या फिर बहुत सारे लड़के हैं, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है दोस्तों। लड़के में सिर्फ बच्चे आ जाएंगे, अब लड़के में सिर्फ जो लड़का है वही आ जाए, जब बच्चे बोले हैं बच्चे में दोनों लोग आ जाते हैं। तो ये जेंडर की बात करता है, जेंडर फ्री की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षक द्वारा सभी समान बच्चों के साथ, या फिर लास्ट ऑप्शन है विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों में शिक्षण विधि का विकास। इसमें जो बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। आप विशेष जिस बच्चे को किसी की विशेष शिक्षा की ज़रूरत है उसे आप कैसे शिक्षा देंगे। एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे कोई बच्चा भी थोड़ा सा विकलांग है ना, कोई बच्चा दिव्यांग है, आप उसे अलग कक्षा में बैठा के पढ़ाएं, तो क्या यह सही है? ये दोस्तों सही नहीं है। उन्हें सभी समान बच्चों के साथ आपको पढ़ाना है, अलग करके आपको नहीं पढ़ाना है। कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, आप उसे अलग से पढ़ाएंगे नहीं। आप इतना कर सकते हैं कि उस बच्चे को आगे करके थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उसे अलग आपको नहीं करना है। वही कह रहे हैं ना, विशेष वाले बच्चों को कराना चाहिए। सभी बच्चे, जो बच्चे ऐसे हों उनको भी अदर बच्चों के साथ ही बैठा के पढ़ाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए नहीं है, जो गलत है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेल खेलना, प्रयोग, कहानी लिखना या फिर व्याख्यान। अब आप कहेंगे ये तो सभी ऑप्शन हमको सही लग रहा है और सही भी है, लेकिन आपको देखना है जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत हो। जो सही है चलिए ठीक है, जैसे खेल खेलना, गतिविधि की बात करें, किसकी बात करें? गतिविधि की बात करें। खेल खेलना ये सही है, हम कोई चीज़ प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें, यह भी सही है। कहानी लिखना यह भी सही है। व्याख्यान, जब हम गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं तो व्याख्यान का क्या काम है? तो ऑप्शन आपका डी ही आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नांकित के अनुसार हो। किसके अनुसार हो दोस्तों? बच्चे की ज़रूरत के अनुसार, बच्चों की क्षमता या योग्यता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार, या फिर यह सभी। आप कहेंगे यह तो हमको सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, और सही भी है दोस्तों, सभी ऑप्शन सही है। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम कब सही होता है? जब बच्चों की ज़रूरत के अनुसार किया जाए, बच्चों की क्षमता की योग्यता के अनुसार। आप ऐसा कोई कार्यक्रम करें जो बच्चों के समझ ही ना पाएँ। आप ऐसी कोई कहानी बताएं जो बच्चा जानता ना रहे। बच्चों को ऐसे जानवर के बारे में बताएं जो जानता ना हो, तो बच्चा कैसे सीखेगा? नहीं सीखेगा। बच्चों को जैसे हम कंगारू के बारे में बताएं, अभी अपने यहाँ बच्चों को कंगारू नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर कुत्ते के बारे में बताएं तुरंत समझ जाएगा कि बच्चा अपने आस। क्यों समझ जाएगा? क्योंकि बच्चा अपने आरी बगल कुत्ते को देखता रहता है। बच्चे जो चीज़ जानते रहें उसकी ही चर्चा करनी चाहिए पहले। बच्चों की रुचि, हाँ ये भी महत्वपूर्ण है, बच्चे को उसमें रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं ऐसा कोई पॉइंट उठा दे बच्चा उसमें सोने लगे तो फिर वो अभी नहीं सीख पाएगा। पहले बच्चों को इंगेज करिए, बच्चों को इंगेज करके फिर पढ़ाइए। तो ऑप्शन इसमें डी ही सही होगा। इन सबको ध्यान में देना है आपको। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है। अगर कोई आदमी आपकी आलोचना कर रहा है तो आप उसी के साथ क्या करेंगे? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में। देखिए जो निगेटिव पॉइंट है पहले आप उसे हटा दीजिए। आप उसे मूर्ख नहीं समझिए। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है आप उसे मूर्ख नहीं समझना है। एक आलोचक के रूप में यह भी आपके नहीं दे, इनमें से कोई नहीं। एक मित्र के रूप में देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, उस चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अपने लाइफ में भी उसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आपकी कमियाँ बता रहा है तो सबसे अच्छा मित्र आपका वही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अगर कोई हमारी कमी, जैसे चटकारता वाले तो लोग तो बहुत मिलते हैं आपको, आपके सामने बहुत बड़ाई करेंगे, लेकिन जो आदमी आपकी बुराई आपसे कहे तो वह सबसे अच्छा मित्र वही होता है। क्योंकि दोस्तों आपको सुधरने का मौका दे रहा है। अगर आप में कोई कमी है, अगर कोई बता दिया कि आप में यह कमी है,
वह आपको अच्छा बनने के लिए एक मौका दे रहा है, काफ़ी से सुधारिए, आप अच्छा बनेंगे। इसलिए सबसे अच्छा मित्र वही होता है जो हमारी बुराई हमको बताए। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी सामान को 7 से 20 रुपये में बेचता है, उसमें उसे 10% की हानि होती है। यदि वह 5% का लाभ लेकर बेचे तो वह सामान कितने रुपए में बेचेगा। देखिए 7 से 20 रुपये का बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। तो हमारा सेल प्राइस क्या है, 7 से 20। क्लियर। हानि हो रहा है कितना दोस्तों, उसको जो है 10% की हानि हो रहा है। कितने पे, 7 से 20 पे। पहले हम 7 से 20 को निकालते हैं, 7 से 1 मिनट, और उसमें कह रहे हैं कि बेचता है तो 10% की हानि होती है, मतलब 90 हो रहा है। अगर वह दोस्तों 5% लाभ लेकर बेचे तो वह सामान कितने में बिकेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक चीज़ निकालते हैं, फिर आपको समझ पाएगा। पहले हम 10% निकालते हैं ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉस कितना हो रहा है, 90। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90/100 कितना है, 7 से 20 बराबर 90/100। तो अब मान लीजिए इसे एक सम मान सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम काटते हैं। तो अगर इसे हम काटेंगे तो 1 मिनट, यहाँ पे हम काटने के बाद हमारे पास कितना बचेगा। तो यहाँ पे इस तरफ से हम जब गुणा, यहाँ से 0 से पहले हम 0 को हटा दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे 10 बचा। 7 से 20 यहाँ पे ना हो, इसको इस तरफ लाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 7 से 20 गुणे 10/9। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 9/72, 9/72 कट गया ना, और यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे 10 है तो ये कितना हो गया दोस्तों, 8 से। अगर हम वो कितना हो रहा है, जो 10% हानि हो रहा था तो वह सामान कितने पे था, सामान हमने 800 रुपये में ख़रीदा था, सामान हमने 800 रुपये में ख़रीदा था, 7 से 20 रुपये में बेच दिया तो हमको 10% की हानि हो गई। अब 10% ऐसा भी आप निकाल सकते थे यहाँ पे कि 7 से 20 है, तो आप सीधा मतलब कैलकुलेट भी करके कर सकते थे, लेकिन आप समझिए कि इसमें हो क्या रहा है। हमने और सामान एक्चुअल में था कितने के, 800 रुपये पे, 800 रुपये का था, हमने 7 से 20 रुपये में बेचा, 10% हानि हो गई। क्लियर। अब हमको कह रहे हैं कि इसमें 5% का लाभ लेकर बेचना है, मतलब हम 800 रुपये के सामान को कितने में बेचना है। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 800 रुपये का सामान है, इसको हमको बेचना है 5% के प्रॉफिट पे। तो हम लिख सकते हैं 1 से 5/100, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज मतलब 100, आप ऐसे समझिए। को यहाँ पे हम यहाँ से अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ से 2 0 कट गया, यहाँ से गुणा कर देते हैं। 8 40 के 0 हाथ लगा 4, 8 0 0 एक 4 हासिल था, 4 आ गया। यहाँ पे 8 के नम 8 से 40, हमको जब 5% लाभ लेना पड़ेगा तो हमको उस वस्तु को 8 से 40 रुपये लाभ मिलेगा अगर हम 5% के लाभ लेकर बेचेंगे। तो इसलिए ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। कह रहे हैं एक मोबाइल फ़ोन को 2400 रुपये में बेचा गया दुकानदार की, जिसमें 25% की लाभ हुई। यदि 2040 रुपये में बेचता तो कितना % का लाभ होता। हमने 2400 रुपये में बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ। अब करें हमको 2000 रुपये में, अगर 2040 रुपये में हम उसे बेचते तो हमको कितना लाभ होता। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, लागत मूल्य कितना है, हम कितना लागत मूल्य है। तो अगर हम इसे देखेंगे 24 से है तो हम सबसे पहले इसमें निकालते हैं CP निकालेंगे ना, 24 से बराबर, चलिए CP कर ले रहे हैं गुणे, देखिए कितना बेच रहा है, 125% लाभ ले रहा है, तो मतलब 125/100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ गए होंगे इसमें हो क्या रहा है। अब हम इसे अगर काटेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2500 का 100, 25 1 मिनट 25 पंजे, हाँ सॉरी, 25 पंजे 125, 2500 का 100। अब हमारे पास 5/4। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, जब इसको इस तरफ लाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 से 1 मिनट CP बराबर, CP निकालना है 2400 गुणे, अब चूंकि हम जब इसको यहाँ इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे गुणे 4 हो जाएगा, बटे 5 हो गया।
सॉरी 5, यहाँ 50 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है। अब इसको हम काटते हैं। अब है 520, कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे क्या इतना बसा है 40, तो 5 8 40 और यहाँ पे 0 हो गया। 4 से 80 आ गया। अब 4 से 80 आने के बाद जब हम इसे गुणा करेंगे, 4 शून्य शून्य, 832 की 2, हाथ से लगा 3, इसके बाद 4 चक 16, 16 3 19। तो हमको मिला क्या, सीपी मिल गया। हमको सीपी कितना मिल गया, 1920 रुपये। हमने 25% लाभ लिया था, कितने में बेचा था हमने, 2400 रुपये में बेच दिया था, अच्छा प्रॉफिट ले लिया। अब कह रहे हैं अगर हम उसी चीज़ को 240 रुपये पे बेचते, सॉरी 2040 रुपये बेचते तो हमको क्या लाभ होता। एसपी हमारे पास कितना है, 240 रुपये बेचना है, और सीपी हमारे पास कितना आ गया है, आप कहेंगे हमको सीपी मिल गया है दोस्तों 1920 रुपये। तो एसपी माइनस सीपी कर देते हैं। सीपी है 2040 और माइनस 1920। क्लियर। देखिए हम बहुत आराम से, बहुत हल्के से आपको बताना चाहते हैं कि आप इसके पॉइंट को समझिए इसमें हो क्या रहा है। बटे 100, सॉरी बटे 100 नहीं होगा, क्योंकि हमको निकालना कितना है, तो हमको निकालना है इसके लागत पे, इसके जो कितना प्रतिशत का लाभ होगा तो उसको निकालना है ना। तब यहाँ पे 1920, यहाँ पे गुणे हम 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम सॉल्व करते हैं, 2040 है और 1920 है, तो इसे हम जब माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 120 मिलेगा, और हम बटे में क्या लिख सकते हैं, 1920 लिख सकते हैं, गुणे 100 लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए जब आप इसे काटेंगे, अब यहाँ से तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं कितना आएगा। हमको परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले आप इस 0 से 0 ही काट दीजिए। तो अब इसमें से इसको काट के जो 100 से गुणा कर दीजिए पहले, इससे इसको काटिए, जो आए उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हम आंसर ही सीधा बता दे रहे हैं, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा 6.25 आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व हो गया। देखिए मैथ के जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से लगाने का प्रयास करिए। जब आप खुद से लगाएंगे तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। रोगी, निदान, बिल, डॉक्टर, उपचार। आपको इसका सही क्रम लगाना है। सही क्रम में क्या होगा, देखिए कुछ चीज़ें आप तुरंत हटा दीजिए। कहीं बिल हमको लास्ट में ही देना होता है, तो मतलब थर्ड नंबर आपका लास्ट में रहेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं थर्ड नंबर लास्ट में किस में, इसमें एक में ही आ रहा है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपको हम पूरा बताते हैं, इस तरीके से छाटेंगे थोड़ा जल्दी हो जाता। रोगी सही है, इसके बाद डॉक्टर, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, निदान की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद उपचार, उसके बाद तब बिल दिया जाएगा कि आपका इतना बिल मिला, आप इसे जमा कर दीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ आपको बताना है अर्थपूर्ण क्रम में लिखें। आकाशगंगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे। इसका क्रम आपको बताना है, कैसा क्रम रहेगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले क्या होगा। आप कहेंगे देखिए सबसे पहले क्या होगा, चंद्रमा होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पृथ्वी होगा, फर्स्ट पे हो गया पृथ्वी होगा, हम आपको क्रम ही बता दे रहे हैं। उसके बाद सूर्य हो जाएगा, उसके बाद तारे होंगे, उसके बाद आकाशगंगा आपका सबसे लास्ट में होगा। तो आकाशगंगा 3 में लास्ट में दिख रहा है, तो इसमें सेकंड फर्स्ट में कहाँ पे दिख रहा है, तो 1 मिनट, नहीं थर्ड है ना, चंद्रमा थर्ड है, तो थर्ड किस में है, थर्ड इसमें सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको लुप्त संख्या बताना है। कह रहे हैं 7 2 3 42 9 1 2 18। अब 5 -2 -3, अगली संख्या क्या होगी। इसके संबंध पहले देखिए क्या हो रहा है। 42 कैसे बन रहा है, 7 दूनी 14 14। हाँ देखिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 14 14 त्रिक 42, 9 के 9 9 दूनी 18। ठीक है, आपको इसका गुणा करना है, इसका गुणा करिए, फिर इसमें इसको गुणा कर दे। 5 दूनी 10,
5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, कितना हो जाएगा? ऑप्शन इसमें डी होगा, प्लस में होगा। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है लुप्त संख्या ज्ञात करें। हो क्या रहा है? देखिए 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूना 30 प्लस 31, 30 दूना 60 है, 31 दूना 62 प्लस 1 63, 30 नहीं है दोस्तों 31 है। तो अब 63 दूना, आप 63 का गुणा करिए, देखिए कितना हो रहा है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ रहा है? 1 मिनट, 6 दूनी 12 ना 2, 126 आ रहा है, प्लस 27 करिए। अब यहाँ पे आपको क्या कहना है? 127 गुणे 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 9 2, 254 प्लस 1 255। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 255। ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या इसमें? हाँ, यहाँ पे आपको दिखाते हैं अभी। यहाँ पे 1 से 55, 2 से 55, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। करें एक लड़की घर से 30 मीटर उत्तर पश्चिम जाती है। देखिए आपको हम थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। वह 30 मीटर कहाँ जा रही है दोस्तों? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम है कहाँ पे? आप कहेंगे उत्तर पश्चिम इस तरफ जा रहे हैं। कितना जा रही है? 30 मीटर जा रही है, ठीक है। हमने 30 मीटर चला दिया बच्ची को। फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम जाती है। किस तरफ जाती है दोस्तों? दक्षिण और पश्चिम जाती है। दक्षिण पश्चिम किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम इस तरफ है। तो 30 मीटर किस तरफ चली गई? फिर वह 30 मीटर चली गई, दक्षिण पश्चिम चली गई, ठीक है। यहाँ पे 30 मीटर, हाँ। फिर वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व जाती है। अगर दक्षिण पूर्व जा रही है, दक्षिण पूर्व किस तरफ होगा? दक्षिण पूर्व आपका इस तरफ होगा, ठीक है। 30 मीटर ये भी चल गई। पुनः अपने घर की ओर मुड़ जाती है। अब उसका घर किस तरफ है? उसका घर इस तरफ है। और वह किस दिशा में करें अपने घर की ओर मुड़ती है? वह किस दिशा में मुड़ी है? तो आपको बताना है यह कौन सा दिशा है। अगर यह हम दिशा देखेंगे तो कौन सा बन रहा है? आप कहेंगे इसमें पूरब और उत्तर बन रहा है। तो पूरब उत्तर कोई है? उत्तर पूर्व। ऑप्शन इसमें इज राइट आंसर। एक आदमी की तरफ दिखाते हुए कमल ने कहा कि उसका एकमात्र भाई मेरे बेटे के पिता है। कमल से उस व्यक्ति का संबंध किस प्रकार है? देखिए कह रहे एक आदमी की तरफ दिखाते हुए कमल ने कहा उसका एकमात्र भाई, मान लीजिए यह आदमी है, उसका दिखा रहा है उसका एकमात्र भाई, चलिए कोई भाई हो गया उसका, ब्रदर, भाई मेरे बेटे, मेरा बेटा हो गया, बेटे मान लो सन हो गया, बेटे के पिता, एक मिनट क्या क्या रहा है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा उसका एकमात्र भाई, यह आदमी हो गया, और उसका एकमात्र भाई मेरे बेटे, उसका एकमात्र भाई मेरे बेटे के पिता हैं। तो कमल से उस वक्त, अच्छा हाँ एक मिनट आपको बताते हैं इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे हम हटाते हैं इसको, आदमी यहाँ पे मान ले रहे हैं हम, यहाँ आदमी हो गया, उसका एक भाई यहाँ पे हो गया, ठीक है। कह रहे हैं कि दिखाते हुए कहा कि उसका एकमात्र भाई मेरे बेटे, यहाँ पे उसका बेटा हो गया, मेरे बेटे के पिता हैं, मेरे बेटे के पिता हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ का होगा, यहाँ पे कमल हो जाएगा, यहाँ पे कमल है और उसका पिता है, तो यहाँ पे हो गया। अब अगर इसमें हम सब बात करें तो उस व्यक्ति का संबंध किस प्रकार है, तो दादा है, पिता है, साला है, चाचा है। इसमें चाचा लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों? चाचा लगेगा। या इसका और इसका संबंध है, इसको अब बताना है तो आदमी क्या लगेगा? चाचा लगेगा। इसमें ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर। इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है कि निम्न में से कौन सी लुप्त संख्या, अगली संख्या बीच में जो संख्या खाली है वहाँ पे आएगा। 40 है, 120 है, 60 है, 180 है, 90 है, 135 है, बीच में खाली जगह है 90 और 135 के बीच में। हो क्या रहा है? 40 दूना 80, 8 4 12, 100, मतलब इसका 3 गुना हो रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे 3 गुना करते हैं,
यहाँ पे 60 आ रहा है, क्या 60 से भाग देंगे? अगर भागे हम, 1 मिनट, भागे 2 करें, ठीक है। अब भागे 2 करने के बाद हमको फिर 3 करना है, 6 12 6 3 18, 3 गुना हो रहा है, ठीक है। फिर हमको भागे 2 करना है, देखिए बैठ रहा है कि नहीं, भागे 2, 9 दूनी 18, सही। अब हमको एक 90 का 3 गुना करना है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 270, ठीक है। देखिए 270 अभी तो सही है, लेकिन क्या 135 का आधा है 270? आप कहेंगे हाँ है 270, तो ऑप्शन बी भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। श्रृंखला का अगला पद है, क्या है? ए बी डी, जी डी जी के, एच एम एस, एम टी बी या फिर एस बी एल। अगला पद क्या होगा? तो इसमें जो हो रहा है, पहले समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें सभी का संबंध हमको देखना है, संबंध क्या चल रहा है। देखिए ए और डी का क्या संबंध है? आप कहेंगे ए के बाद 3, ए बी सी डी मतलब 3 हो रहा है। बी के बाद क्या हो रहा है? क्या बी और जी का संबंध कैसा बन रहा है? बी के बाद कौन सी, बी के बाद अगर हम सब संबंध देखें तो इसमें 5 का हो रहा है। और डी के बाद के का क्या संबंध हो रहा है? अगर हम इसको देखें तो ये 7 का हो रहा है। मतलब पहले में 3, फिर 2, फिर 5, फिर 7, मतलब 2 का गैप मिल रहा है। चलिए ठीक है, हमको 3 2 5 2 7। अब हम अगले पे देखते हैं, यहाँ पे डी और यश का क्या संबंध बन रहा है? डी और यश का हम संबंध देखें तो 4 हो रहा है। यहाँ पे 3 हुआ था, यहाँ पे 4 हो रहा है, मतलब एक एक प्लस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 4 हो रहा है तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 हो रहा है। यम और यश में क्या 6 हो रहा है? यम और यश का अंतर 6 है। आप कहेंगे हाँ 6 है, तो इसका अंतर हमको 7 लाना है। 7 कौन सा होगा? आप कहेंगे 7 पे जो होगा यश का 7 क्या होगा? यश टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब पहली संख्या हमको जेड चाहिए। चलिए जेड हमको मिल गया। इसके बाद इसमें क्या अंतर हो रहा है? इसमें 5 का अंतर था, अब यहाँ पे देखिए 6 का अंतर होगा, यहाँ पे 7 का अंतर होगा, यहाँ पे 8 का अंतर होगा, फिर इसके बाद 9 का अंतर होगा, यहाँ पे जेड होगा, अब यहाँ पे 9 का अंतर। अगर यल का 9 क्या होगा? 9 का अंतर क्या होगा? यह के हो जाएगा। जेड और के हमको 2 ऑप्शन में मिल रहा है, ए और सी में मिल रहा है। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो यहाँ पे 7 हो रहा है, इसका अंतर क्या हो रहा था? 7, इसका 8 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा। 11 पे क्या आएगा? यल का 11 डब्ल्यू होता है, तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। कह रहे हैं यदि वाराणसी को WCUESGZQ है तो कोलकाता को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा? चलिए इसको समझते हैं, इसमें हो क्या रहा है। अगर हम सब देखें तो वाराणसी और डब्लू में क्या हो रहा है? आप कहेंगे +1 हो रहा है, UVW +1। ए में आप कहेंगे BC +2। आर में कहेंगे आप, आर के बाद क्या आता है? +3 हो रहा है, यू आ रहा है, ठीक है। इसमें मतलब पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से 8 तक जा रहा है। हम लास्ट को मिला के देखते हैं क्या यह 8 तक जा रहा है। आप कहेंगे हाँ, आई के बाद 8 प्लस करेंगे तो हमको क्यों मिलेगा, ठीक है। वही सेम प्रक्रिया आपको करना है। के में यल, पहला शब्द क्या आएगा? यल, आपका 2 ऑप्शन वैसे कट गया। इसके बाद ओ के बाद क्या आता है? PQ, क्यू है, आप कहेंगे क्यू तो आपका डी में है, तो आपका डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें अगर P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ भाग है, यस का अर्थ माइनस है, तब देखिए इसमें क्या करना है? 18। T का अर्थ क्या था? T का अर्थ आप कहेंगे T का अर्थ भाग है, चलिए भाग दे दिए। इसके बाद कह रहे हैं कि 3 है, चलिए 3 कर दिए। इसके बाद P है, P का अर्थ क्या है? P का अर्थ गुणा है, चलिए हम गुणा लगा दिए। इसके बाद 9 है। यस का अर्थ क्या है? आप कहेंगे यस का अर्थ माइनस है, चलिए माइनस कर दिए, फिर 8 कर दिए। फिर R का अर्थ क्या है? R का अर्थ प्लस है, तो +6 कर दिए, ठीक है। इसे बस आप सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले हमको भाग देना है, 3 6 18, 6 बार गया, फिर गुणे 9 है, 9 6 54 हो गया, चलिए इसे भी हटा देते हैं, 54 आ गया। यहाँ पे 54 - 8 +6, आप इसे सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहते हैं, आप इसका जवाब बहुत कम समय में दे सकते हैं, जो कुछ करना नहीं होता। 54 - 8
प्लस 4, जब इसे आप कहेंगे 54, देखिए यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस जोड़ देंगे, 54 6 60 हो गया, 60 माइनस 8। आप कहेंगे जब इसमें से जो घटाएंगे जो आएगा वही आपका राइट आंसर आएगा। तो 52 इज करेक्ट आंसर, 52 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कह रहे हैं चिन्ह प्लस एवं गुणे तथा संख्या 4 एवं 5 को परिवर्तित करें और सही चिन्ह का चयन करें। देखिए इसमें क्या करें, प्लस एवं गुणा तथा संख्या 4 एवं 5 को परिवर्तित करें। चिन्ह प्लस एवं गुणा तथा संख्या 4 5 को परिवर्तित करना है। इसमें जब आप परिवर्तित करें, इसमें करना क्या है, देखिए सबसे सही चयन का आपको बताना है कि जिसमें आंसर इसमें दिया है 40, 1 से 4, 85, 95, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आप खुद से करने का प्रयास करिए। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको हम बताते हैं। जैसे 5 गुणे 4 है प्लस 20 है, 5 गुणे 4 प्लस 20 हमको 40 इसमें आया है। तो इसे आप इस संख्या से, इस चिन्ह से और इससे परिवर्तित कर दीजिए। जहाँ पे 5 है वहाँ पे 4 कर दीजिए, जहाँ पे 4 है वहाँ पे 5 कर दीजिए। इसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 5 करना है, करके आप सॉल्व कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, आप गुणा करिए, जो आए वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप खुद से करिए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें चिन्ह परिवर्तन करके और संख्या परिवर्तन करके आपको चयन करना है। जो ऑप्शन आपका आंसर आ जाए, जो आंसर आ जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें कौन सा चित्र समूह के लिए सही है, सप्ताह, साल, दिन। देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए जो साल होता है और दिन होता है सप्ताह, कहेंगे आप साल है, सप्ताह भी है, दिन भी है, एक में तो सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन इसमें यही आपका सही हो जाएगा। एक नदी का होता है, क्या होता है, डेल्टा होता है, मछली होता है, नाव होता है, किनारा होता है। नदी में क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे मछली तो होती है, मछली भी तो सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, एक नदी का देखिए जो उसका मेन चीज़ होता है उस पर आपको फोकस करना है। नदी में किनारा होता है, नाव, डेल्टा, डेल्टा नदी में नहीं बनता, नदी का किनारा होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हम सब आज दोस्तों 50 क्वेश्चन को कवर किए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप चैनल को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हम आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।